फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वालों को होगा कितना ज़्यादा फायदा? कहाँ मिलेगा म्यूचुअल फंड यूनिट के बदले लोन? कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस के लिए क्या है नई नीति? और क्या खत्म होने वाला है व्हाट्सएप? जानेंगे तमाम सवालों के जवाब हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं वरुण, स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। अब बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने एफडी के इंटरेस्ट रेट में 40 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। 44 महीने वाली स्पेशल एफडी पर अब सीनियर सिटीजन को 8.60% का ब्याज मिलेगा। सामान्य ग्राहकों को बजाज फाइनेंस 8.05% तक के ब्याज की पेशकश कर रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को यानी वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 8.30% तक का ब्याज मिलेगा। बजाज फाइनेंस के नए इंटरेस्ट रेट 5 करोड़ रुपए तक की एफडी पर लागू होंगे। मिरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज ने फंड्स इंडिया के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत फंड्स इंडिया के निवेशक विभिन्न एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के म्यूचुअल फंड यूनिट को गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे। इसके अलावा निवेशक अपने डीमैट अकाउंट में रखे शेयरों को गिरवी रखकर भी कर्ज ले सकेंगे। ये क्रेडिट सुविधा फंड्स इंडिया के इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और जल्द ही मिरे एसेट के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस कंपनियों के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति को उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है और इसके बाद परिवहन विभाग अंतिम रूप देने से पहले जनता की प्रतिक्रिया लेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 को मंजूरी दी है, जो दिल्ली में कैब सेवा और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए नियमन की आधारशिला तैयार करेगी। ग्लोबल मार्केट में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 265 रुपये गिर गया और पहुंच गया 61,585 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, यानी प्रति तोला। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत 120 रुपये की तेजी के साथ 77,800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $2033 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी तेजी के साथ $25.88 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। ट्विटर की बात करते हैं अब। ट्विटर के प्रमुख हैं एलन मस्क। उन्होंने व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर देने की योजना बना ली है। मस्क ने ये कहा कि ट्विटर पर भी अब जल्द ही यूजर्स को व्हाट्सएप जैसे फीचर्स मिलेंगे। ट्विटर यूजर्स किसी भी मैसेज के लिए थ्रेड में डीएम रिप्लाई भेज सकते हैं और रिएक्ट करने के लिए किसी भी इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्क ने यह भी कहा कि जल्द ही ट्विटर पर यूजर्स को एनक्रिप्टेड डायरेक्ट मैसेज करने की अनुमति भी दी जाएगी। तो ट्विटर की सेवा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ट्विटर व्हाट्सएप को टक्कर दे पाएगा? आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर दर्ज कराएं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारत की उपभोक्ता महंगाई दर अप्रैल में घटकर 18 महीने के निचले स्तर पर आने का अनुमान है। रॉयटर्स के पोल में कहा गया है कि फूड और फ्यूल प्राइस में कमी आने से खुदरा महंगाई लगातार दूसरे महीने आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट के भीतर रहेगी। खाद्य महंगाई के अप्रैल में घटने की उम्मीद है और इससे सरकार और आरबीआई दोनों को ही राहत मिलेगी। चीन में कोविड-19 की ताज़ा लहर ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता बढ़ा दी है। पब्लिक हॉलिडे ट्रैवल से लौट रहे लोगों में कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। कई कंपनियों और बैंकों ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने की बात कही है। राजधानी बीजिंग और वित्तीय केंद्र शंघाई में हाल ही में 3 साल से लगे कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई है। बीमारी की वजह से कारोबार में कमी आ रही है और प्रशासन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रणनीति पर काम कर रहा है। गोफस्ट के लिए दिवाला प्रक्रिया को मंजूरी मिलने से गर्मियों की छुट्टी में ट्रैवल प्लान करने वाले लोगों को झटका लग सकता है। गोफस्ट के बुकिंग बंद करने और टिकट कैंसिल करने की वजह से यात्रियों को अन्य एयरलाइन में टिकट बुक करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और जिन यात्रियों ने समर हॉलिडे के लिए गोफस्ट के साथ टिकट बुक किए थे, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें ही होने वाली है। उन्हें अब फिर से टिकट बुक करना होगा और इसके लिए अब उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वहीं एयरलाइंस पर यात्रियों का दबाव बढ़ने से टिकट और महंगे होने की भी आशंका है।
विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर आरबीआई ने निगरानी बढ़ा दी है। कुछ लोग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ओडीआई रूट का उपयोग कर विदेशों में रियल एस्टेट संपत्ति में निवेश कर रहे हैं। भारतीय अभी एलआरएस और ओडीआई के जरिए विदेशों में पैसा भेज सकते हैं। एलआरएस के तहत एक व्यक्ति को साल में $2.5 लाख भेजने की अनुमति है, जबकि ओडीआई के तहत कंपनियां और ट्रस्ट एक साल में $1 अरब तक की राशि भेज सकते हैं। अमीर भारतीय कंपनी या फैमिली ऑफिस बनाकर एलआरएस नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अपने बुलेटिन की 10वीं खबर का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कल हेलो मनी 9 में क्या कुछ होगा खास। सोमवार से शुक्रवार हेलो मनी 9 आपके लिए आता है दोपहर 1 बजे और दोपहर में 4 बजे। तो कल 1 बजे क्या होगा हेलो मनी 9 में मैं आपको बता देता हूं। स्टॉक्स पर यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और उसके लिए केवल आपको एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है 9311121874। ये हमारा नंबर है, इस पर आप अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। कल हमारे गेस्ट होंगे मानस जायसवाल, टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। अगर स्टॉक्स पर आपका कोई सवाल है तो बस एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप वो सवाल हम तक पहुंचा दीजिए और हम पूछेंगे उस सवाल को मानस जायसवाल से। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह इस शो को आपके लिए कल लेकर आएंगे रोजाना की तरह। चलिए अब रुक करते हैं अपने बुलेटिन की अगली खबर का, यानी 10वीं खबर का। कारोबारियों को अब अपना रिटर्न फाइल करते वक्त अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जीएसटी के लिए ऑटोमेटेड स्क्रूटनी सिस्टम लागू होने जा रहा है और इसमें फाइलिंग में मिसमैच की निगरानी के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सीबीआईसी ने कहा है कि इस नए सिस्टम के अगले कुछ दिनों में शुरू होने की उम्मीद है और नए सिस्टम से करदाता के जीएसटी रिटर्न में जितनी भी परेशानियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाएगा। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में बुधवार को लगभग 179 अंक की तेजी आई। विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहने और पेट्रोलियम, बैंक और ऑटो शेयरों में खरीदारी होने से बाजार में बढ़त रही। अमेरिका में अप्रैल महीने की महंगाई का आंकड़ा जारी होने से पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। महंगाई के आंकड़े से अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर को लेकर आगे के रुख का पता चलेगा। जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं। कंपनी की आईपीओ से 2800 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बंदरगाह कारोबार से जुड़ी कंपनी है। आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी कर्ज को कम करने और अपनी क्षमताओं के विस्तार परियोजनाओं में करेगी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जेएसडब्ल्यू समूह की तीसरी कंपनी है जो शेयर बाजार में लिस्ट होगी। समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनियां जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जेएसडब्ल्यू स्टील है। अब बुलेटिन को खत्म कर दें उससे पहले कल आप ये बता दें कि हेलो मनी 9 में कल शाम 4 बजे कौन गेस्ट होंगे और क्या कल का मुद्दा होगा। रोजाना की तरह मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव इस शो को आपके लिए लेकर आएंगी और कल हमारे गेस्ट होंगे अभिनव जोशी, हेड ऑफ रिसर्च हैं सीबीआरई इंडिया के। क्यों बढ़ गई महंगे घरों की मांग? लगातार महंगे घरों की मांग में इजाफा देखने को मिला है, वहीं सस्ते घरों की बिक्री में कमी आई है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि महंगे घरों की मांग बढ़ गई? कल इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। गेस्ट होंगे अभिनव जोशी और तरीका वही है 9311121874। व्हाट्सएप आपको कर देना है अगर आपका कोई सवाल है। गुरुवार शाम 4 बजे बिल्कुल देखना मत भूलिए हेलो मनी 9 लाइव। तो उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि शो कैसा लगा, क्योंकि आपके सुझाव ही तो हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। गुड नाइट।